हम एक नमक का क्रिस्टल जल में डाल रहे हैं। तो इसमें जैसे पानी में डालने के बाद इसके जो अणु हैं छोटे छोटे होकर और ये पूरी तरह से घुल जाते हैं। उसके बाद हम एक दूसरे बीकर में जल लेते हैं और इसे मानते हैं कि ये पूरी तरह से संतृप्त विलयन है। मतलब अब इसमें कोई भी विलय का कण डालने के बाद इसमें नहीं घुलेगा। अब हम इसमें पहले एक नमक का क्रिस्टल डालते हैं, ये पूरी तरह से घुल जाता है और अब ये संतृप्त विलयन हो गया है। तो अब हम जब इसमें विलय का कण डाल रहे हैं, नमक का टुकड़ा, तो यह इसमें नहीं घुल रहा इस और इसकी जो स्थिति है विलयता की, हम लोग द्रव में ठोस, द्रव में गैस और द्रव में द्रव की स्थिति को पढ़ेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है आपका हेनरी का नियम और इसमें राउल्ट का नियम। इस पूरे चैप्टर में राउल्ट के नियम के चारों तरफ पूरा चैप्टर आपका घूमता रहेगा। द्रव में हम लोगों को पढ़ना है मिसिबल और इमिसिबल। तो हम लोगों का अगला है अब विलयता का कारण क्या है। तो हम लोग सबसे पहले द्रव में ठोस से शुरू करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है द्रव में ठोस के विलय का कारण। हम लोग अगर किसी भी ठोस को अगर हम क्रिस्टल कहें तो गलत नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी ठोस द्रव में विलय होते हैं। इनकी क्या स्थिति होती है, इनके क्या कारक है, इसको हम लोग आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि विलय का क्या कारण है, आखिर घुलने का, विलयता का क्या कारण होता है। तो ठोस क्रिस्टल है, तो जो ठोस होते हैं वो अगर क्रिस्टल आयन में है तो वो विघटित होंगे। जब तक वो टूटेंगे नहीं तब तक वो पानी में घुलेंगे नहीं। तो उसके लिए हम लोग को एक्स्ट्रा टॉपिक है जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा, इसको इंग्लिश में लैटिस एनर्जी कहते हैं और इसको LE से डिनोट करते हैं। तो जालक ऊर्जा क्या है? एक मोल क्रिस्टल को आयन में तोड़ने के लिए उपयुक्त ऊर्जा, या हम लोग आवश्यक ऊर्जा भी कह सकते हैं, के लिए आवश्यक ऊर्जा जालक ऊर्जा कहलाता है। इस जालक ऊर्जा के सिद्धांत पर ही द्रव में ठोस के विलय होने का कारण छुपा है। तो मान लीजिए कि हम एक ठोस NaCl लेते हैं, ये क्रिस्टल है, ये आयनों में विघटित होगा Na+Cl-, लेकिन इसको आयन में विघटित होने से पहले हमको जालक ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी। जालक ऊर्जा क्या हुआ? एक मोल क्रिस्टल को आयन में तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। मतलब अगर हमको बंधन को तोड़ना है तो हमको ऊर्जा देनी पड़ती है, अगर बंधन कहीं बनता है तो वहां ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये एक फंडामेंटल कंसेप्ट है कि बंधन को तोड़ने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी और अगर कहीं पे नया बंधन का निर्माण होगा तो वहां पे ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो NaCl क्रिस्टल है, इसका मतलब ये इस रूप में होंगे Cl-, Na+, Cl-, Na+, ये एक प्रकार का जालक का निर्माण करती है। ठीक है, तो हम लोग इसको जालक बोलते हैं, ये क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो यहां से इसके बंधन को तोड़ने में जो ऊर्जा हम लोगों को बाहर से देनी पड़ती है, जो आवश्यक ऊर्जा है, इसी ऊर्जा को हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। ये लैटिस एनर्जी जब इसमें हम लोग देते हैं तो Na+ और Cl- आपस में विघटित होकर हमें Na+ और Cl-
देता है। तो सबसे पहले तो किसी भी ठोस को किसी भी विलायक में घुलने के लिए पहले उसका विघटित होना, उसका टूटने का प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके बाद अलग से घुलने की क्रिया होती है। अब इसके बाद एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हो गया जालक ऊर्जा। अब इसके बाद एक नया इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, जल योजन ऊर्जा। तो जल योजन ऊर्जा क्या है, इसको पहले समझते हैं। जल योजन ऊर्जा, इसकी इंग्लिश होती है हाइड्रेशन एनर्जी। इसको HE से सूचित करते हैं। अब इसको समझते हैं क्या है। जल योजन ऊर्जा क्या होती है कि क्रिस्टल के आयनों को जल योजित होने में उत्सर्जित ऊर्जा जल योजन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये क्या चीज है आप इसको समझिए। क्रिस्टल के आयन को जल योजित का अर्थ है जल में मिलना, तो जल योजित होने में जो उत्सर्जित ऊर्जा है उसको हम लोग जल योजन ऊर्जा कहते हैं। तो जल में योजित होना मतलब नया बंधन का निर्माण होगा क्रिस्टल के आयनों के साथ। तो मैंने इससे पहले कहा था जब भी नए बंधन का निर्माण होता है तो नए बंधन के निर्माण होने के साथ ही ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो इसको हम लोग समझते हैं डायग्राम से। तो NaCl है, जल है, जल योजन मतलब जल है, तो NaCl विघटित हुआ Na+ और Cl- में। इसको घुलना है किसमें, जल में। जल में इसको विलय होना है, इसको घुलना है। तो क्या होता है, प्रक्रिया क्या स्टार्ट होगी कि Na+ के चारों ओर विपरीत आवेश के साथ जल के जो अणु हैं वो एकत्रित हो जाएंगे। यहाँ पे OH- H+, इसी प्रकार से पूरा H2O एकत्रित हो जाता है और ये वृत्ताकार आकार में सज जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार से Cl- के चारों ओर जल के जो अणु हैं वो एकत्रित हो जाएंगे। ये रहा H2O, विपरीत आवेश H+ और OH-, उसी प्रकार से H2O। तो ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में H2O और क्रिस्टल आयन मतलब Cl- और Na+ के साथ नए बंधन का निर्माण होता है। तो ये जो नया बंधन है, इन दोनों में अपना एक आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो ध्रुवीय बंधन और आयन बंधन, ध्रुवीय बंधन और आयन बंधन, इन दोनों से, या हम कह सकते हैं ध्रुवीय आयन बंधन के साथ ये दोनों आपस में बंधे होते हैं। और ये जो आपको आकृति दिख रही है Na+ के चारों ओर जो जल के अणु जो एकत्रित हैं, ये जो आकार है ये कहलाता है इस आकार को इंग्लिश में तो हाइड्रेटेड रेडियस कहते हैं, वैसे इंग्लिश ही लिखता हूं, हाइड्रेटेड आयन, या कह सकते हैं जल योजन आयन, जल योजित आयन। मतलब फिर से एक और प्रक्रिया समझ लीजिए क्या होता है। क्रिस्टल के आयन को जल के साथ मिलने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसको हम लोग जल योजन ऊर्जा कहते हैं। तो अब मैं प्रयोग करके दिखा रहा हूं, इसको समझिए एग्जांपल से। NaCl है, वो ये क्रिस्टल ठोस है, ये टूट गया Na+ Cl- में और इसको जल में घोलना है। तो जैसे ही मैंने Na का क्रिस्टल जल में डाला, उसी समय Na+ के चारों ओर H2O के मोलिक्यूल आ गए, ये आप देख रहे हैं।
और H2O एक ध्रुवीय प्रकृति का यौगिक है। और उसी तरह से Cl- के चारों तरफ H2O के यौगिक आ गए और ये लोग एक वृत्ताकार आकार बनाते हैं। तो ये लगभग इस तरीके का है कि जैसे किसी मान लीजिए कि सेब के चारों तरफ मैंने फुटबॉल लगा दिया, तो सेब को मान लीजिए Na+ और Na+ और उसके चारों फुटबॉल को मान लीजिए आप H2O, तो वो सेब जो है फुटबॉल के अंदर इस प्रकार से छुप जाएगा, दिखेगा नहीं, तो हम बोलते हैं क्या कि NaCl पानी में घुल गया है। लेकिन जब हम उसे पुनः गर्म करेंगे तो जो जल है वो आसानी से एवोपरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाएगा और मुझे जल निकलने के बाद पुनः NaCl प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर तो जो जलयोजित आयन है, ये जलयोजित आयन पे निर्भर करता है जलयोजन ऊर्जा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर जो जलयोजन ऊर्जा का मान अगर जालक ऊर्जा से अधिक हुआ या ज्यादा हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है विलेयता पर, उसको समझते हैं। तो ये जलयोजन ऊर्जा एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। इन दोनों के बीच में एक नए बंधन का निर्माण होता है जिसको हम लोग ध्रुवीय आयन बंधन कहते हैं। ये जो आयन का निर्माण हुआ, ये पूरा जो आकार है इसको हम लोग हाइड्रेटेड आयन कहेंगे और जो ऊर्जा है इसको इसके निर्माण में उत्सर्जित होती है उसको जलयोजन ऊर्जा कहते हैं या हाइड्रेटेड एनर्जी कहते हैं, जिसको He से सूचित किया जाता है। यहां तक हो गया, इसके आगे समझते हैं। इसके आगे की शर्तें हैं। अगर लैटिस ऊर्जा का मान या जालक ऊर्जा का मान अगर हाइड्रेटेड एनर्जी से अगर ज्यादा हो तब क्या होगा, और अगर जालक ऊर्जा का मान हाइड्रेटेड एनर्जी से या जलयोजन ऊर्जा से कम हो तब क्या होगा। अगर जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा तो अधिक होने का अर्थ है कि जो हमने ठोस लिया है क्रिस्टल ठोस, वह आसानी से विघटित नहीं हो रहा है आयनों में। जब वो विघटित नहीं होगा तो वो घुलेगा नहीं। इसलिए लैटिस ऊर्जा का जो मान है अगर ज्यादा होगा तो ये घुलनशील होता है, और अगर लैटिस ऊर्जा का मान कम है तो इसका मतलब वो आसानी से घुल रहा है, इसका मान ज्यादा होता है अगर हाइड्रेटेड एनर्जी का, तो ये घुलनशील होता है। ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी ठोस सभी द्रव में घुल जाए, तो इसका क्या कारण है, आखिर विलेयता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं ठोस में द्रव या द्रव में ठोस के केस में, तो हम लोग इसका अध्ययन करेंगे आगे। अब है जो नया टॉपिक है आपका वो है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक है आपका विलायक की प्रकृति। दूसरा कारण है ताप और तीसरा कारण है दाब। हम लोग एक एक करके सभी कारक का अध्ययन करेंगे, कैसा कौन सा कारक है जो कि विलेयता को प्रभावित करता है। तो पहले है विलायक की प्रकृति, फिर देखेंगे दूसरा ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और तीसरा है दाब। तो पहला कारक हम लोग समझते हैं विलायक की प्रकृति। तो इसमें एक सिद्धांत है समान को घोलता है। इसका क्या अर्थ है इसको समझिए। हम लोग विलय को दो हिस्सों में बांटते हैं और विलायक को भी, दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। हमने विलय को बांटा ध्रुवीय और अध्रुवीय, और विलायक को भी हमने दो भागों में बांटा, एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय।
ठीक है। तो ध्रुवीय विलय क्या होता है? तो ध्रुवीय विलय में हम ले सकते हैं NaCl ले सकते हैं क्योंकि आयन में टूट रहे हैं। ध्रुवीय विलायक में हम H2O को ले सकते हैं। अध्रुवीय विलय में हम नेप्थेलीन ले सकते हैं। अध्रुवीय विलायक में हम बेंजीन ले सकते हैं। हम इसमें CCl4 भी ले सकते हैं और कार्बन डाइसल्फाइड भी ले सकते हैं, CS2 भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से विलय को और विलायक को दो भागों में बांटा गया, ध्रुवीय अध्रुवीय। ध्रुवीय में हम H2O लेते हैं जो सबसे ज्यादा अच्छा विलायक है। अध्रुवीय में हम लोग बेंजीन सबसे अच्छा विलायक है और CCl4 और CS2 भी ले सकते हैं। जबकि विलय में हम लोग ध्रुवीय की श्रेणी में NaCl को रखते हैं और अध्रुवीय की श्रेणी में नेप्थेलीन रखते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही, और भी बहुत सारे KCl भी हैं। तो इस प्रकार से हमने विलय और विलायक को दो श्रेणियों में बांटा। तो इसी के ऊपर ये परिभाषा निर्भर कर रहा है, समान समान को घोलता है। इसका अर्थ है कि जो ध्रुवीय विलय होंगे और जो ध्रुवीय विलायक होगा, अगर ध्रुवीय विलय और विलायक दोनों हैं तो ये घुलनशील होंगे, मतलब समान गुण वाले हैं तो दोनों घुलनशील होंगे। और अगर अध्रुवीय विलय और विलायक है तो दोनों घुलनशील होंगे। ठीक है, मतलब ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक के साथ ही घुलनशील होंगे और अध्रुवीय विलय अध्रुवीय विलायक के साथ ही घुलनशील होंगे। मतलब ये हुआ कि NaCl H2O में घुल सकता है लेकिन NaCl बेंजीन में नहीं घुल सकता क्योंकि वो अध्रुवीय है। नेप्थेलीन बेंजीन में घुल सकता है क्योंकि ये दोनों अध्रुवीय श्रेणी में है, लेकिन ध्रुवीय H2O में विलायक, अगर हम लोग विलायक H2O ले लें तो नेप्थेलीन उसमें नहीं घुलता है। तो सबसे पहला जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो है विलय विलायक की प्रकृति। मतलब अगर मैं यहाँ पे अध्रुवीय विलय ले लेता हूं और ध्रुवीय विलायक है तो वो अघुलनशील हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक लेता हूं तो दोनों घुलनशील होगा। मतलब दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए। ये लाइन, ये सिद्धांत इसी को सूचित करता है। अब है दूसरा, ताप का प्रभाव। ताप का क्या प्रभाव पड़ता है विलयता के ऊपर? तो ताप के प्रभाव को समझने से पहले हमने समझा जलयोजन ऊर्जा क्या होती है। तो अब इसको देख रहे हैं हम लोग। तो जब अगर जलयोजन ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो, मतलब अगर जलयोजन ऊर्जा का मान कम होता है और हमने तापमान को बढ़ाया तो जो विधि है, मतलब जो अभिक्रिया है, जो विलयन के बनने की क्रिया है, वह उष्माक्षेपी हो जाती है और विलयता उस समय पर उसकी घट जाती है। इसका जो मुख्य कारण है वो है तापमान बढ़ने के साथ साथ जो विलयता को घुलने की जो प्रवृत्ति है वो घटती है, क्योंकि उसमें जो नियमित ऊर्जा है वो बाहर आ रही है। तो जितनी ऊर्जा की व्यवस्था अंदर उसके घुलने में की गई थी वह ऊर्जा बाहर की तरफ निकल जाती है, जिसको हम लोग उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें जो जलयोजन ऊर्जा का मान है वो भी ऋणात्मक होता है। इससे ऑब्जेक्टिव काफी ज्यादा आते हैं एग्जाम में, तो इसको हम लोग ध्यान में रखना है कि अगर जलयोजन ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो और हमने तापमान बढ़ाया तो उष्माक्षेपी विधि होगी। और इस विधि, या तो हम इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, अगर कोई उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है और हम तापमान बढ़ा रहे हैं तो जलयोजन ऊर्जा का मान ऋणात्मक होगा, मतलब घट जाएगा, तो विलयता भी उसकी घट जाएगी। दूसरा है, अगर अभिक्रिया उष्माशोषी होती है और जलयोजन ऊर्जा का मान पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक है, अधिक है, और तब अगर हम लोग तापमान को घटाते हैं तो विलयता बढ़ जाती। या इसको दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं कि जब ताप हम लोग घटाते हैं तो वो उष्माशोषी अभिक्रिया होती है, क्योंकि जलयोजन ऊर्जा का मान धनात्मक है, जिससे विलयता उसकी बढ़ जाती है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है, CaSO4 Na2, मतलब सल्फेट के लगभग जितने आयन होते हैं, और NaCl KNO3 जो आयनिक यौगिक होते हैं। मतलब इस रूप से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जो ताप का प्रभाव है वह जलयोजन ऊर्जा के साथ साथ
विलयन के बनने की जो क्रियाविधि है उस पर भी निर्भर करती है कि अगर क्रियाविधि उष्मा शोषी हुई तो उसमें विलयता का कारण ताप बढ़ाने पर घट जाता है, और अगर उष्मा शोषी हुई तो ताप घटाने पर और विलयता बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हमको ध्यान में रखना पड़ेगा ताप का प्रभाव। अब इसमें दूसरा आता है और जो अंतिम है वो है दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव का जो मुख्य जो कारक है वह द्रव में ठोस या ठोस के द्रव में विलय की स्थिति में कभी सार्थक परिणाम इसके नहीं मिले हैं। मतलब दाब का कुछ खास प्रभाव कभी भी नहीं देखा गया है। तो हम लोग इसको एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि दाब का कोई प्रभाव नहीं होता। दाब का द्रव में ठोस की विलयता पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसका अभी तक कोई सार्थक प्रमाण नहीं मिला है कि दाब का द्रव में ठोस की विलयता पर कोई खास प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसके बाद का जो हम लोगों का टॉपिक है द्रव में गैस। द्रव में गैस ये मुख्य रूप से हेनरी लॉ पर निर्भर करता है, हेनरी के नियम पर, और इसमें दाब के प्रभाव को बहुत ही गंभीरता से इसमें हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन हम लोगों के लिए जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी, लेकिन वो जल में अल्प विलय होता है। ऐसा क्यों है? और जबकि वहीं पे HCl जो गैस है वो जल में काफी अच्छे से विलय हो जाता है। तो इसका क्या मतलब कारण है और ये किस नियम पर आधारित है यह टॉपिक, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे